भारत की कई ऐसी दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जो अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की एक दर्दनाक घटना है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 की तारीख का वो खौफनाक मंजर आज भी अगर कोई बयां करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। और आज 13 अप्रैल है, आज ही के दिन वो खौफनाक घटना घटित हुई थी। 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इस दिन का ये खौफनाक मंजर तमाम हजारों लोगों की चीख चिल्लाहट तड़प की आवाजें आज भी लोगों के कानों में गूंजती हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को एक बार फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस खौफनाक मंजर को एक बार पुनः बयां करने जा रहा हूं। हमारी आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि हमारे शहीदों ने किस हद तक बलिदान दिया था। आज जो आज़ादी बड़े चैन से हम लोग रह रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए कितने लोगों की जानें गंवानी पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ एक बार फिर आपके हमारे YouTube चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर, जहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और धमाकेदार वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आती है तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना, आज की पीढ़ी को हमारे पुराने इतिहास से अवगत कराना, ये आप सभी लोगों का दायित्व है। तो आप सभी लोग जाते जाते इस वीडियो पे एक कमेंट और एक शेयर करके जरूर जाइएगा। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले कई दिनों में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जोरदार वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 13 अप्रैल है और आज ही के दिन साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक ऐसा हत्याकांड जब भी इसका जिक्र होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा खून आक्रोश से खौल उठता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के लोगों के दिलों में आज भी कई मतभेद हैं, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बनना शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रोवेल्ट एक्ट लगाया, और जैसे ही इस एक्ट को लगाया गया पूरे देश भर में रोवेल्ट एक्ट का विरोध चालू हो गया। तारीख थी 10 अप्रैल, सुबह का समय था और रोवेल्ट एक्ट का विरोध जारी था। और वहीं इस एक्ट का विरोध करने पर अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलिन और डॉक्टर सत्यपाल को हिरासत में ले लिया। रोवेल्ट एक्ट इतना बुरा था कि उस समय इसे काला कानून कहा गया, और इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था। और इस कानून के पास होते ही पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। इस रोवेल्ट एक्ट के मुताबिक अंग्रेज जब चाहे तब बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी चेतावनी के, जब चाहे तब किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल सकते थे। रोवेल्ट एक्ट के इस विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलिन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन पूरे मंजर में तूफान से पहले वाली शांति छा गई थी। लोगों ने इस एक्ट के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल वाले दिन जलियांवाला बाग में एक बड़ी सी जनसभा करने का निर्णय लिया, और ऐसी नीति बनाई गई कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इकट्ठा होकर के जलियांवाला बाग पहुंचते और वहां एक बड़े स्तर पर इस रोवेल्ट एक्ट के प्रति विरोध प्रदर्शन होता। और वहीं जलियांवाला बाग में होने वाली इस विशाल जनसभा रैली की खबर कहीं से लीक हो गई, और ये खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर के कानों तक पहुंच गई। वहीं 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्योहार भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ तो बैसाखी का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, और दूसरी तरफ जलियांवाला बाग में होने वाली जनसभा की तैयारियां चल रही थीं। और उन बेचारों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी बैसाखी त्योहार है, इसके बाद वो अपनों से कभी मिल भी पाएंगे क्या। और वहीं जनरल डायर को तो इस सभा के बारे में खबर लग चुकी थी, तो उसने पहले से ही इस सभा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी थी। सुबह का वक्त था, लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे, और अपनों से मेल मिलाप के बाद लगभग 25,000 की संख्या में लोग जनसभा करने के लिए जलियांवाला बाग पहुंच गए। और वहीं जनरल डायर भी अपनी पूरी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ निकल गया। और वहीं जलियांवाला बाग में अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लोगों की सभा संपन्न हो ही पाई थी, उन बेचारों को ये तक पता नहीं चला कि कब जनरल डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग में दाखिल हो गया और जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर गेट बंद कर दिया। फिर उसने अपने सैनिकों को पोजीशन लेने को कहा। फिर अचानक से बिना कुछ कहे, बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को ताबड़तोड़ फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया। और वहीं अंग्रेजी सैनिकों ने भी बिना एक शब्द बोले
जनरल डायर के ऑर्डर को सुन करके ताबड़तोड़ फायरिंग करना चालू कर दिया। थोड़ी ही देर में चीख पुकार मच गई, लोग तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, बिलबिलाते रहे। वहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, औरतें सब मौजूद थी। बेचारे मासूम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बिलबिलाते रहे, पर जनरल डायर ने उनकी एक नहीं सुनी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल लेकर पहुंचा था, क्योंकि वो पहले से ही सोच कर आया था कि उसे क्या करना है। अंग्रेजी सैनिकों ने इस दौरान 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड फायर कर दिए थे, और वहीं बेचारे लोगों को ना तो संभलने का मौका मिला, ना ही अपनी जान बचा के भागने का मौका मिला। अंग्रेजी सैनिक बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके मालिक जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था। फायरिंग केवल गोलियां लोड करने के दौरान ही धीमी होगी, वरना यहाँ मौजूद अंग्रेजी सैनिक बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग बिलबिला रहे थे। चारों तरफ भागम भाग मच गई थी। वहीं पास में एक कुआं भी था, तो लोगों ने सोचा इस कुएं में कूद करके अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं कुछ लोगों ने सोचा कि हम दीवार फलांग करके चले जाएंगे, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसमें खा रखी थी। वहीं जिस कुएं में कूद करके लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उसी कुएं में से 120 लोगों की लाशें निकाली गई थी। वो कुआं भी वहां कूद कर मरने वाले लोगों के खून से लथपथ हो गया था, और उस कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, वो मंजर इतना खतरनाक था कि आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर आपको गोलियों को निशान देखने को मिल जाएंगे। लगातार 10 मिनट हुई इस फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर चला गया। इतना ही नहीं, उसके रास्ते में सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता, वो वहीं उसे तुरंत गोली मार देता था। और इतना ही नहीं, वहां मरने वाले लोगों की लाशों को जनरल डायर अपने तोप के पीछे घसीटता हुआ ले गया। फिर इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत करे। उनके आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की जानें गई थी। इन मरने वालों की असल संख्या तो कुछ और ही थी। असलियत में तो इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जानें गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी थी, और फिर इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर को दिया गया। हत्याकांड में हजारों लोगों की जान लेने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में क्या कहा सुनिए। हजारों लोगों की जानें लेने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि ये सारी की सारी गोलियां उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए चलाई थी, वरना ये सारी सभा मिलकर के उसको वहीं मार देते। ये उसके शब्द थे। ये उसके शब्द थे कि अगर वो गोलियां नहीं चलवाता तो वहां मौजूद पूरी भीड़ उसे वहीं मार देती। वहीं लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर, जो इस घटना की जांच पड़ताल कर रहा था, वो जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हो गया और मामला यहीं रफा दफा कर दिया। फिर आगे चलकर लाहौर के हंटर कमीशन ने इस मामले की जांच पड़ताल करी, और अंतिम परिणामों में जनरल डायर को सही माना गया। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दे दिया, और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएंगे, उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही सर्विस करनी होगी। और यहीं से इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी थी, क्योंकि मरने वाले इन हजारों लोगों की संख्या में भाग्यवश एक शेर जिंदा रह गया था। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ सरदार उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह की खुशकिस्मती थी कि इतनी गोलियां चलने के बाद भी वो जीवित बच गए, और वहीं उनने कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन फिर खबर आती है कि इस घटना के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1927 में किसी बीमारी के चलते मौत हो गई है। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर अभी भी जिंदा था, और इधर उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक बेहद गरीब परिवार से थे। माता पिता का साया तो उनके सर से पहले ही उठ चुका था। फिर उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब उनका लक्ष्य माइकल ओ डायर था। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस घटना का मुख्य आरोपी जनरल आर डायर तो पहले ही मर चुका है, अब उधम सिंह जनरल ओ डायर के पीछे क्यों पड़े हैं। माइकल ओ डायर के सफेदी के पर्दे को भी इस वीडियो में आगे फाश करेंगे। उस समय माइकल ओ डायर लंदन में था, और जैसे ही ये खबर उधम सिंह को पता चली, उनका खून खोलने लग गया, और उन्होंने लंदन जाने के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिए। पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बढ़ईगिरी का काम भी किया। कुछ पैसे इकट्ठे होते ही वो अमेरिका गए, और अमेरिका से सीधे लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जनरल ओ डायर को उड़ाना भी तो था, उसके लिए कट्टे का जुगाड़ करना था। पैसे इकट्ठा करके अमेरिका से लंदन, इस सब में उन्हें पूरे 21 साल लग गए। आइए अब आपको बताते हैं कि इसमें जनरल ओ डायर का क्या रोल था। असल बात तो ये है कि जनरल ओ डायर ने ही जनरल आर डायर से हत्याकांड करवाया था, और बाद में उसकी सफाई को सही मान करके उसको बचाया भी था। ये बात पता चलते ही उधम सिंह का मुख्य टारगेट जनरल ओ डायर बन गया। कहानी पर वापस आते हैं।
फिर 21 साल बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब उधम सिंह को अपने काम को अंजाम देना था। साल 1940 में लंदन के क्रैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में माइकल ओडायर को भी पहुंचना था और उधम सिंह उसको उड़ाने के लिए किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। उन्होंने किताब में बंदूक को छुपाने के लिए किताब के पन्नों को बंदूक की शेप में काटा जिससे बंदूक उसमें अच्छे से फिट हो जाए। फिर किताब को बंद करके बड़े ही चुपचाप तरीके से लेकर गए थे और वहीं हॉल में सबसे आगे जाकर बैठ गए और जनरल ओडायर के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही माइकल ओडायर स्टेज पर पहुंचा तुरंत उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसकी छाती में लगातार 3 फायर किए और वहीं के वहीं ओडायर धरा का धरा रह गया। और इतना ही नहीं, जनरल ओडायर को मार करके उधम सिंह भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और बोले कि आखिर 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा हो गया और उधम सिंह को वहीं तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उधम सिंह की कोर्ट में पेशी करी गई तो जज साहब ने उधम सिंह से उनका नाम पूछा। तो दर्शक आपको बताते हैं कि उधम सिंह ने अपना नाम क्या बताया। उधम सिंह जज साहब से कहते हैं कि जज साहब मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ध्यान से सुनिए, उनने कहा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाम सुनते ही जज साहब के होश उड़ गए और इसी के साथ जज साहब ने 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। तो बस यही वीडियो का अंत है और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी की जय हो। वैसे तो हमारी आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपने बलिदान दिए थे, उन्हीं में से एक शेर थे सरदार उधम सिंह। आज जिस आज़ादी में आप और हम सांस ले रहे हैं ये बहुत ही मशक्कत से प्राप्त हुई है और आपका हमारा ये फर्ज बनता है कि इस आज़ादी को हम ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया आज के वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो आपको सच में दिल से पसंद आया हो, कुछ लगा हो कि हाँ कुछ वीडियो से सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जन जन तक शेयर करना ये आप लोगों का कर्तव्य है। हमारी आज की जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इतिहास को भूलती जा रही है, तो आज इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें फिर से एहसास कराओ कि ये आज़ादी हमें कितनी मशक्कतों के बाद मिली है। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।